नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका तक्षशिला 2020 के इस प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से मैं आपका अपना पवन सिहाग स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, बगैर किसी देर किए हुए आज का हमारा कंटेंट शुरू करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है, इंडिया में होने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम कर लो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो एचपीएस का हो, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी प्री का हो या मेंस की, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात कर लो, आज के हमारे कंटेंट में से हर बार क्वेश्चन आता है। क्यों आता है ही इतना इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रथम नागरिक को, यानी आज हम क्या है, जो भारत का राष्ट्रपति है, हम आज से राष्ट्रपति को शुरू कर रहे हैं। देखिए साथियों, इससे पहले हमने जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे, उनको देख लिया। उसके बाद हमने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को देखा। आज हम क्या है, हम आज से शुरू कर रहे हैं भारत की कार्यपालिका, यानी कि हम कार्यपालिका को पढ़ना शुरू करेंगे। हमने अब तक जो पॉलिटिकल पे जो लेक्चर बनाए, अगर किसी साथी ने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, उसको लिंक मिल जाएगा। जब हम हमारे मौलिक अधिकारों को देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं, तब हमें यह बात तो कन्फर्म हो गई है कि भारत का संविधान है कैसा, अपने नागरिकों के लिए क्या चाहता है और कितनी पावर किसको देने का काम किया गया। देखिए साथियों, क्योंकि भारतीय संविधान की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा संविधान है। दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से भारत का संविधान, लिखित संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर हर चीज को इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है जितना कि कहीं देखने को नहीं मिलता है। चल ठीक है ना। तो हम क्या है, कार्यपालिका के अंदर आज सबसे पहले राष्ट्रपति को शुरू करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, मैं आपको समझाने का काम करता हूं, साथ के साथ अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाना आप भी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमारे लिए जो एनर्जी बूस्टर है, आपके लाइक, कमेंट और शेयर। देखिए साथियों, शेयर जरूर किया करें, ठीक है ना। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, आप थोड़ी सी मेहनत एक बटन दबाने की भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति को, यानी कि हम भारत के प्रथम नागरिक को आज पढ़ने का काम करें। देखिए, यदि मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो इसका वर्णन जो है हमारे संविधान के भाग नंबर 5 में देखने को मिलता है। हमारे संविधान के भाग नंबर 5 में क्या है, राष्ट्रपति के बारे में वर्णित है, ठीक है ना। यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं, एक्ट की बात करूं, तो एक्ट नंबर 52 से राष्ट्रपति की कहानी शुरू होती है, ठीक है ना, जो बताता है कि भारत में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है ना। आज समझेंगे हम कि यदि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, क्या है, भारत का अगर प्रथम नागरिक है तो इसको प्रथम नागरिक क्यों बोला जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह भी देखेंगे कि प्रथम नागरिक होने के बावजूद इनके पास नाम मात्र की शक्ति क्यों है, ठीक है ना। देखिए, यदि मैं राष्ट्रपति की यानी प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की पावर की कंपैरिजन करूं, शक्ति की अगर तुलना की जाए, तो राष्ट्रपति की शक्ति बहुत कम होती है प्रधानमंत्री की तुलना में। आज इस सवाल के ऊपर भी हम क्या है, जिक्र करेंगे और देखेंगे कि भारतीय जो संविधान है, यह संविधान राष्ट्रपति को किस तरह की ताकत देता है, कितने अधिकार इनके बारे में दिया गया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय जो राष्ट्रपति का जो पद है, भारतीय राष्ट्रपति का जो पद है, क्या ये अमेरिका जैसा है, क्या ये अमेरिका जैसा है। देखिए, अमेरिका के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। अभी थोड़े टाइम पहले अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे, हमने देखा था, ठीक है ना। इसके अलावा जो अन्य देश, ब्रिटेन हो गया जैसे,
ब्रिटेन हो गया। यहां पर भी क्या है, राष्ट्रपति का पद होता है। हालांकि यहां पे राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है। क्या होता है, प्रधानमंत्री भी यहां पे पाया जाता है। तो अगर यह पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रपति की जो पावर है, क्या वो अमेरिका जैसी है या वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति जैसी है, तो इन दोनों देश की तुलना में देखा जाए तो अमेरिका से भारतीय राष्ट्रपति की पावर बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अमेरिका में बात की जाए तो वास्तविक पावर किसके पास आती है, राष्ट्रपति के पास आती है। ठीक है ना। जबकि बात करूं मैं ब्रिटेन की बात करूं या मैं बात कर लूं भारत के संदर्भ में, तो यहां पे वास्तविक पावर किसके पास है, यहां है प्रधानमंत्री के अंदर। ठीक है ना। यहां वास्तविक पावर किसके निहित होती है, प्रधानमंत्री के निहित ये पावर पाई जाती है। ठीक है ना। इसका भी कारण होता है। कारण क्या है, देखिए राष्ट्रपति अगर भारत में बात करें तो इसको क्या है, जो जनता है इसको नहीं चुनती, जबकि प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। यही कारण है कि भारत में एब्सोल्यूट पावर किसको दी गई है, प्रधानमंत्री को दी गई है। जबकि राष्ट्रपति को क्या है, देखिए इसकी चुनावी प्रक्रिया को पूरा देखेंगे कि एक राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन शपथ दिलाता है, किस तरह की ताकत होती है, महाभियोग इनका क्या है, इन चीजों से क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम होती है। ठीक है ना साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले आज के हमारे आर्टिकल 52 से, कि भारतीय संविधान का भाग नंबर 5, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर जो 52 है, ये 52 नंबर आर्टिकल बोलता क्या है। ठीक है ना। देखिए यदि मैं आर्टिकल नंबर 52 की बात करूं तो 52 क्या बात बोलता है, भारत में राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बारे में वर्णित कौन करता है, हमारा आर्टिकल नंबर 52, 52 नंबर। ठीक है ना, या भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना, एक को चलो निकाल देता हूं। अब देखा जाए आर्टिकल नंबर 52 के अनुसार, तो इस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से यह बात कही गई है कि भारत में राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। यानी कि इसका जो पद है वो कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। यदि एक राष्ट्रपति के शासनकाल पूरा हो जाता है, जैसे एक राष्ट्रपति का शासनकाल 5 साल का होता है, मान लिया उन्होंने अपने 5 साल का शासनकाल पूरा कर दिया, तो उसके बाद क्या, उसके बाद अगला जो नया राष्ट्रपति है वो आएगा। पर इस राष्ट्रपति के इस्तीफा देने से पहले अगले राष्ट्रपति को क्या है, चुनना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या है, आर्टिकल नंबर 52 का हनन माना जाएगा। मतलब ये पद कभी भी समाप्त नहीं होगा और न ही ये पद कभी भी खाली होगा। ठीक है ना। राष्ट्रपति का होना अनिवार्य करता है आर्टिकल नंबर 52। मान लिया राष्ट्रपति की हो गई मृत्यु, जब वो पद पे बना हुआ है उस दौरान मृत्यु हो गई, या उनपे महाभियोग आ गया, महाभियोग लगा दिया गया और उनको क्या है, हटा दिया गया, या उनकी जो हालात है, तबीयत है, वो क्या हो गई, खराब हो गई, या वो चले गए विदेश लंबे समय के लिए किसी भी कारणवश, या उनकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में तो वो अपने पद पे नहीं होंगे। ठीक है ना। तो उसका वर्णन भी भारतीय संविधान में किया हुआ है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। ठीक है ना। आगे हम आर्टिकल देखेंगे कंटिन्यू, कि उपराष्ट्रपति जो होता है, कौन है, उपराष्ट्रपति, किस तरह से उसके बाद राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। यदि यह भी नहीं है, तब जो उच्च न्यायालय हमारा है, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या है, इस पद को संभालेंगे।
ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का वर्णन हमें कहां से देखने को मिलता है? सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 जो ये बताएगा भारत में क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत में राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। ज्यादा नहीं साथियों, कम से कम आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 के बीच में इतने आर्टिकल मुख्य रूप से आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 352 है, 56 है और 360 है, इन आर्टिकल से जो लो लेवल के एग्जाम हो, मतलब सी और डी ग्रुप के, इन एग्जाम में जो 352 है, 56 है, 360 है, इन एक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कंटेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आर्टिकल नंबर 53 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 को हमने देख लिया, अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर जो 53 या 53 है वो क्या बात बोलता है। आर्टिकल नंबर 53 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बात बोलता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। किसकी? संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में ये वर्णन करता है। यानी कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित बताई गई है? बताई गई है कार्यपालिका की शक्ति किसके अनुरूप रहेगी? राष्ट्रपति के अनुरूप रहेगी। देखिए, इससे पहले साथियों थोड़ा सा एक चीज को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति क्या है? प्रथम नागरिक है। ठीक है ना। जबकि प्रधानमंत्री है, इसको भारतीय संविधान ने क्या दी है? वास्तविक शक्ति इसको प्रदान की है। ऐसे में क्या होता है कि संविधान यह भी बताता है कि प्रधानमंत्री जो कोई निर्णय लेगा, कोई भी बिल लेके आएगा, वो बिल क्या है? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति से उनसे क्या लेना पड़ेगा? परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री अकेले अपनी मर्जी के ऊपर किसी भी बिल को ले आएंगे, पास कर देंगे। ठीक है ना। वो क्या है? राष्ट्रपति के पास उसको विचार विमर्श के लिए भेजेंगे, उनके सामने भी उस बिल को रखा जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कोई भी मंत्री बनता है, मंत्रिमंडल में आता है, तो इनको शपथ दिलाने का काम, ठीक है ना, इनकी नियुक्ति करवाना, इनका वेतन। देखिए, वेतन क्या होता है? ये अलग अलग समय में अलग अलग संशोधन द्वारा घटता बढ़ता रहता है। हालांकि भारतीय संदर्भ में कभी घटा नहीं, बढ़ता ही है। ठीक है ना। तो ये चीजें किसके अनुरूप आती हैं? राष्ट्रपति के अनुरूप आती है। ठीक है ना। कार्यपालिका की शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोकसभा जो होती है, कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा, इनके सत्र को बुलाते हैं, इनके स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति में ये मदद करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 53 क्या बात बताता है? संघ कार्यपालिका की शक्ति के बारे में वर्णन करता है कि राष्ट्रपति के पास किस तरह की शक्ति होगी? संघ कार्यपालिका की शक्ति इनके पास रहेगी, जिसके अनुरूप वो प्रधानमंत्री को सलाह दे सकते हैं और प्रधानमंत्री भी इनके पास किसी भी बिल को परामर्श या सलाह के लिए भेजता है। इसके अलावा मंत्रियों की नियुक्ति हो गई, मंत्रिमंडल की हो गई, उनके वेतन से संबंधित चीजें हो गई, तो इनका भी अधिकार किसके पास आता है? राष्ट्रपति के पास आता है। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी कार्यपालिका की शक्ति। अब बात कर लेता हूं आर्टिकल नंबर 54। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यह बताता है राष्ट्रपति का चुनाव। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव। देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है ये थोड़ी सी जटिल रूप से देखने को मिलती है। ये नहीं है कि राष्ट्रपति कोई भी नियुक्त हो सकता है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति जाके कह सकता है भी हाँ जी मेरे को क्या है, राष्ट्रपति बनना है। ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के चुनाव के अगर तरीके की बात करें तो इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि राष्ट्रपति वास्तव में चुना कैसे जाएगा और उसे राष्ट्रपति बनने के लिए करना क्या होगा। देखिए, हमारा संविधान ये जरूर हमें आज्ञा देता है कि आप राजनीतिक दल बना सकते हैं। ठीक है ना। आप
अपने लिए वोट मांग सकते हैं, ऐसा करने की हमें छूट देता है। पर राष्ट्रपति के केस में क्या होता है, आपको पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपकी चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपके पास 50 प्रस्तावक चाहिए। क्या चाहिए, 50 प्रस्तावक। प्रस्तावक क्या होंगे, ये प्रस्तावक पहले रिटर्न में देने का काम करेंगे। इसके अलावा 50 आपके पास क्या होने चाहिए, अनुमोदन होने चाहिए। आपके पास क्या होने चाहिए, 50 है अनुमोदन। देखिए दो चीजें बता दी, आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। मतलब कम से कम 50 जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इनके 50 सदस्यों का आपको सपोर्ट होना चाहिए। ये सदस्य क्या काम करेंगे, रिटर्न में देंगे लिखित में कि हां आप राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। वरना तो हर कोई जाके कह दे संसद में जी मेरे को तो राष्ट्रपति बनना है, अब वोट आए ना आए वो एक अलग मैटर है। तो इसलिए क्या कर दिया, हमारे संविधान ने कहा कि 50 प्रस्तावक उसके पास होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए, उसके पास से अनुमोदक होने चाहिए। जबकि यदि मैं बात करूं 1997 से पहले की, 1997 से पहले, तब क्या था, स्थिति थोड़ी अलग थी। पहले होते थे 10 प्रस्तावक और 10 ही क्या चाहिए होते थे, अनुमोदक, ठीक है ना। जबकि 1997 के बाद इसको क्या कर दिया गया कि आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है उसको 15,000, कितनी, 15,000 राशि, जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर जमानत के रूप में क्या करवानी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। उससे पहले ये राशि सिर्फ 2,500 रुपए होती थी, 2,500 रुपए ये 1997 से पहले राशि हुआ करती थी। जबकि 1997 के बाद क्या कर दिया गया कि आपको 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता पड़ेगी, 50 अनुमोदक आपके पास होने चाहिए और 15,000 राशि क्या है आप आरबीआई के अंदर जमा करवाएंगे, ठीक है ना। यदि आप ये निश्चित जो मत होते हैं, जो मिनिमम जिसको कि 1/6 वोट बोलते हैं, यदि ये वोट वो हासिल नहीं कर पाया, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ, उसके पास 50 प्रस्तावक थे, 50 अनुमोदक थे और उसने क्या है 15,000 राशि भी आरबीआई में जमा करवा दी। यदि वो कम से कम 1/6 पार्ट वोट का हासिल नहीं कर पाया तो उसकी जमानत क्या कर ली जाएगी, ये जब्त कर ली जाएगी। अक्सर अनेक इलेक्शन होते हैं, उनमें सुनते हैं ना कि उस मंत्री की जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त का मतलब क्या होता है, जो पैसा उसने जमा करवाया था वो आरबीआई अपने पास रख लेती, ठीक है ना। ठीक है, ये स्थिति हो गई 1997 से पहले की, जब 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक की आवश्यकता थी और जो जमा राशि होती थी वो कितनी होती थी, महज 2,500 रुपए होती थी, ठीक है ना। जबकि इसके बाद इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के बाद इसमें बदल दिया गया। अब बात करते हैं कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इसमें वोट कौन डालेगा। देखिए, जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को नहीं चुनती। राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से न चुने जाने के कारण क्या है, वास्तविक पावर राष्ट्रपति को नहीं दी गई, ठीक है ना। तो इसमें वोट करेंगे कौन, इसमें वोट करेंगे लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं जिनको जनता ने चुना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो विधानसभा के विधायक हैं ये इसमें वोटिंग में भाग लेंगे, ठीक है ना। और विधानसभा में 2 हमारी यूटी आपको याद रखनी है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, एक दिल्ली और दूसरी पांडिचेरी। देखिए ये 2 हमारी जो यूटी है ये भी क्या काम करती है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। देखिए दिल्ली जो है ये 1992 के बाद क्या, इसको विधानसभा बना दिया गया था। यहां पे
यदि मैं पुडुचेरी की बात करूं तो इसको 1962 के बाद क्या है, विधानसभा बना दिया गया। ये दो डेट याद रखनी है आपको राजनीति की नजर से कि दिल्ली विधानसभा कब बना 1992 में और पुडुचेरी कब बना 1962 में। तो ये भी इसमें भाग लेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कौन भाग नहीं लेगा। भाग नहीं लेगा, यदि मैं भाग न लेने वालों की बात करूं तो जो मनोनीत सदस्य, देखिए निर्वाचित तो इसमें भाग लेंगे, पर जो मनोनीत सदस्य यानी कि जो लोकसभा में और जो राज्यसभा में कितने, जो 12 सदस्य और 2 सदस्य लोकसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियंस, और जो 12 सदस्य आते हैं ये किसी विशेष क्षेत्र से, कला से, विज्ञान से, वाणिज्य से, ठीक है ना, उनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो ये 12 और 2 14, ये 14 सदस्य राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में कभी भी भाग नहीं लेंगे। तो भाग लेगा कौन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और दूसरे विधानसभा के सदस्य। ये क्या काम करेंगे, राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करने का काम करें, ठीक है ना। इन्हीं के मत के हिसाब से क्या होता है, इनका सिलेक्शन होता है या राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है ना। अब भैया क्यों प्रॉब्लम यहां एक और खड़ी होती है, समस्या क्या खड़ी होती है कि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की सीटें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जबकि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कम है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो उस चीज को जानते हैं। पहले बात करते हैं कि विधानसभा का जो सदस्य होता है उनके मत किस हिसाब से जोड़े जाते हैं, या किस तरह से पता चले कि इस राज्य के विधायकों का मत जो है उसका मूल्य क्या रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर छोटे राज्य की बात करें तो उसमें विधायक कम होते हैं, बड़े राज्य में ज्यादा होते हैं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जो बड़ा राज्य है वो अकेला अपने दम पे राष्ट्रपति को बना सकता है, या बड़े बड़े राज्य जो उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरह के बड़े राज्य अगर मिल जाए वो तो फिर राष्ट्रपति खुद ही निर्वाचन कर लेंगे ना। तो ऐसे में क्या है, विधानसभा, जो हमारी विधानसभा है, इसके विधायकों की अगर मत की बात करें कि उनके मत की मूल्य कैसे निकाला जाए, तो निकालने का तरीका क्या होता है, राज्य की जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, हमें ध्यान रखना पड़ेगा राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा विधानसभा के जो निर्वाचित या चुने हुए सदस्य कितने, कौन से, विधानसभा के चुने हुए, निर्वाचित सदस्य कितने, ठीक है। इसके अलावा इसको 1/1000 से इसको हल कर देते हैं, यानी कि विधानसभा के विधायक का मत का मूल्य निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, विधानसभा से कितने सदस्य निर्वाचित हुए। देखिए सिर्फ जीत हासिल करने वाले ही विधायक काउंट किए जाएंगे, हारने वालों को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया एक राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ है और वहां पे विधायक कितने हैं, 70 है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, 2 करोड़ के बटा में 70 लिखा जाएगा, ओके। और उसको हल किससे कर देंगे, 1/1000 से उसको हल कर देंगे, तो उस राज्य के विधानसभा का मत या उन मतों का मूल्य उनके सामने आ जाएगा। अब बात करेंगे संसद के सदस्यों का मत किस तरह से निकाला जाएगा। तो सभी राज्यों के, क्या है, सभी राज्यों के जो विधायक है उनका मत, विधायकों का मत भी कितना मत रहा है, सारे राज्यों का, ठीक है ना। और संसद में कितने सदस्य निर्वाचित हुए, कुल संसद में निर्वाचित सदस्य, देखिए
इस तरह से क्या है, हम संसद में जो लोकसभा और जो राज्यसभा है इनके सदस्यों का मत भी निकाल सकते हैं या उनके मत का मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक बार रिपीट कर देता हूं, विधानसभा के अगर विधायकों का मूल्य निकालना उनके मत का तो कैसे निकालेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या और बटा में क्या है विधानसभा के कितने निर्वाचित सदस्य है और उनको हल कर देंगे किससे, 1/1000 से। इससे क्या होगा, हमारे सामने विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी राज्यों के विधायकों का मत ले लेंगे टोटल जोड़कर और कुल संसद के जो निर्वाचित सदस्य उनका मत ले लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन सभी के सदस्यों के मत का मूल्य निकल जाता है, मत का मूल्य। ठीक है, तो इस आधार पे क्या होता है, राष्ट्रपति को चुनने का तरीका चुना गया है। अब क्या होगा, राष्ट्रपति को 50% से एक वोट, कम से कम क्या है 50% से एक वोट ज्यादा हासिल करना होगा राष्ट्रपति के लिए मनोनीत होने के लिए। ठीक है ना, ओके। तो इस आधार पे क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को चुना जाएगा। ओके, अब मान लिया स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि राष्ट्रपति के लिए 10 लोग आ गए। ठीक है ना, 10 लोग आ गए। अब इन 10 लोग में से बहुमत कोई भी हासिल नहीं कर पाया, किसी को 50% से एक वोट ज्यादा हासिल नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में क्या ऑप्शन रहेगा, तो ऐसे में क्या होगा, जिसको सबसे कम मत मिले, यानी जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उस व्यक्ति के वोट को कर दिया जाएगा कैंसिल और उसको निकाल दिया जाएगा राष्ट्रपति की रेस से बाहर। जैसे मान लिया सबसे कम जो 10वें नंबर का था, इसको 15 वोट आए, अब ये 15 वोट दोबारा वोटिंग की जाएगी। ठीक है ना, तो ये 15 वोट वापस पोल होंगे। मान लिया फिर भी किसी को बहुमत नहीं मिला, तो फिर सबसे कम वाला है उसके वोट को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक किसी एक को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल जाता। और जब इनको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो उसके बाद क्या है, इनको राष्ट्रपति पद के लिए क्या करनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इनकी शपथ से संबंधित क्या बात बताता है। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर, हमने 55 देख लिया इनके चुनाव का तरीका कि चुना इनको कैसे जाएगा। अब देख लेते हैं इनका कार्यकाल कितना रहेगा। अब इनके कार्यकाल की तरफ नजर डालते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए। यदि कार्यकाल की बात करूं मैं, तो कार्यकाल का जो वर्णन है आर्टिकल नंबर 56 में एक्सप्लेन है। आर्टिकल नंबर जो 56 है इसके अंदर राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित चीजें बताई गई कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए चुना जाएगा। मतलब वो अपने पद पे 5 साल तक बने रह सकते। हालांकि इससे पहले वो चाहे तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को, किसको, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो इस्तीफा नहीं दे सकता, वो उसी पद पे उसको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। चाहे तो वो एक निश्चित कारण बता के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है ना, तो 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है ना, अब मान लिया एक राष्ट्रपति को बने हुए सिर्फ 2 साल हुए। ठीक है, अब 2 साल के बाद इनकी हो गई मृत्यु, इनकी किसी भी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या होगा कि 6 महीने से पहले 6 महीने से पहले अगले राष्ट्रपति को चुनना पड़ेगा। ये एक सीमा पाबंदी लगा दी जाती है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या है, राष्ट्रपति को चुनना अनिवार्य है। पर
आर्टिकल नंबर 52 की तरफ अगर आपको मैं दोबारा लेके जाऊं तो आर्टिकल नंबर 52 तो ये कह रहा था कि भारत में राष्ट्रपति होगा, मतलब ये पद तो कभी खाली नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं 6 महीने का समय दे रहे हैं, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, अगला राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि उपराष्ट्रपति आ जाएगा। अगर इस्तीफा दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई, महाभियोग आ गया, कोई भी कारण रहा हो, तो उपराष्ट्रपति आके उनके बाद क्या उस पद को संभाल लेगा। ठीक है ना। अब मान लिया 6 महीने के बाद नया राष्ट्रपति आ गया। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, प्रश्न ये है कि क्या ये नया राष्ट्रपति इसके बचे हुए 3 साल को पूरा करेगा? तो जवाब होगा नहीं जी। जिस दिन नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करेगा उसी दिन से लेके अगले 5 साल तक वो अपने पद पे बना रहेगा, चाहे उस दौरान सरकार बदले चाहे न बदले। ठीक है ना। वो अब 5 साल के लिए क्या है, अपने पद पे बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 52 क्या बात बोलता है कि भारत में राष्ट्रपति का होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 58 की तरफ चलते हैं। कौन से आर्टिकल की तरफ? 58 आर्टिकल की तरफ, यानी 58 नंबर की तरफ, कि आर्टिकल नंबर 58 क्या बात बोलता है। ठीक है ना। देखिए आर्टिकल नंबर 57 की बात करें तो ये पुनः चुनाव की बात करता है। किसकी बात करता है? पुनः चुनाव की, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे कि यदि दोबारा चुनाव करवाना पड़ गया, मृत्यु या किसी भी कारण या अन्य कारण, तो राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव कैसे होगा वो आर्टिकल नंबर 57 बताएगा। पर आर्टिकल नंबर 58 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 58 क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है कि एक राष्ट्रपति अगर भारत में बनता है तो उसके लिए उसको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो कंडीशन यह है कि वो भारत का नागरिक, भारत का क्या हो? नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना। विदेशी आके कभी भी भारत के अंदर राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरी बड़ी योग्यता क्या है कि उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए, यानी कम से कम उसकी आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। ओके। इसके अलावा वो व्यक्ति लोकसभा में या राज्यसभा में चुने जाने योग्य होने चाहिए, चुने जाने योग्य होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी अपराध का मुकदमा नहीं होना चाहिए। यह नहीं है कि किसी का कोई मर्डर करके आ गया और आगे कह गया जी मेरे को राष्ट्रपति के लिए चुनिए, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव नहीं दे सकता, अपराध नहीं किया होना चाहिए। ठीक है ना। इससे पहले वो किसी बड़े लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ पद पर भी नहीं होना चाहिए। यदि वो भारत का नागरिक है, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका है, लोकसभा में चुने जाने योग्य है, अपराध उसने कुछ किया नहीं है और किसी बड़े पद लाभ वाले पद पर भी वो विराजमान नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? अपने 50 अनुमोदक लीजिए, 50 प्रस्तावक लीजिए और चले जाइए कहां पे? संसद। ठीक है ना। वहां पे करिए 50% प्लस 1 वोट, 1 मत हासिल और राष्ट्रपति पद की क्या करिए? शपथ ग्रहण करिए। ठीक है ना। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, कि राष्ट्रपति की शपथ किस तरह की रहेगी और राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। देखिए चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है ना, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, इन सभी को क्या है? शपथ तो दिलानी पड़ती है। ठीक है ना। तो चलिए शपथ से संबंधी अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 60, कौन सा एक्ट या आर्टिकल नंबर 60, जिसके अंदर क्या है? राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित बातें कही गई है।
ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के शब्द की बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश होगा, ये क्या है, इनको शपथ दिलाने का काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। चलिए, यदि मैं बात कर लूं उपराष्ट्रपति की, किसकी, उपराष्ट्रपति, तो इनको भैया शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है ना। यदि मैं राष्ट्रपति के इस्तीफे की बात करूं, त्याग पत्र की बात करूं, तो राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है, महाभियोग लगाना है, तो महाभियोग के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यदि मान लिया पद पे वो आ गए, उससे पहले बड़े ईमानदार थे, भारतीय नागरिक भी थे, 35 वर्ष की आयु भी थी, लाभ पद पर भी नहीं थे, अपराध भी नहीं किया था। अब वो कहते हैं ना, सत्ता भ्रष्ट करती और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। देखिए, पावर चीज ऐसी होती है, ठीक है ना। जब भी किसी चीज में पावर आती है वो अपना रूप दिखाती है। अब ये नहीं कि भारतीय सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों पर टिप्पणी कर रहा हूं, पर हो सकता है कोई अपने विवेक को खो दे और अपने पद का क्या कर ले, दुरुपयोग कर ले। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको इस बात की बड़ी चिंता थी कि यदि किसी व्यक्ति ने पद पे आने के बाद अपने पद का यदि दुरुपयोग कर लिया, तो ऐसे में उनको हटाएंगे कैसे। क्या भारतीय जनता 5 साल तक उस शख्स को झेलेगी? 5 साल में तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। क्यों? क्योंकि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है, जितनी भी सैन्य पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, उनका कमांडर है वो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या कहा, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 61 आ गया। इसने क्या कहा, महाभियोग। क्या कहा, महाभियोग। इन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रपति अपने पद के लिए योग्य नहीं पाया जाता या वो अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं करता, तो ऐसे में क्या करना है। तो ऐसे में करना क्या है, उन्होंने कहा आर्टिकल नंबर 61 को फॉलो करिए और राष्ट्रपति पे लगा दीजिए महाभियोग, ठीक है ना। तो महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कहां से होगी, यह चीज बड़ी जरूरी है। तो प्रक्रिया स्टार्ट करने की बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है ना। होगा कैसे, जैसे मान लिया, देखिए इन दोनों में से कोई सदन, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, कोई भी क्या है, प्रस्ताव लेके आ सकती है। कौन सा, महाभियोग। चलिए एक बात बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यदि प्रधानमंत्री को, किसको, प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाना हो तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। कमेंट सेक्शन में साथ ही जरूर बताएंगे कि प्रधानमंत्री को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए। चलिए, मान लिया लोकसभा से प्रस्ताव आता है, वे लोकसभा के सदस्य बोलते हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा के 1/4 सदस्य जो है, टोटल सदस्यों के 1/4 सदस्य क्या है, लिखित के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष को, इसको अध्यक्ष, इसको क्या है, लिखित में देंगे कि हम महाभियोग का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है, और आगे बढ़ाने के प्रक्रम में होता क्या है कि यहां लोकसभा में जो कुल सदस्य क्या है, जो कुल सदस्य, इन सदस्यों में होगी वोटिंग, इनसे वोट करवाया जाएगा उस महाभियोग पे। यदि वहां पे 3/4 भाग से उस बिल को या उस महाभियोग को पास कर दिया जाता है या मंजूर कर दिया जाता है, मान लिया
लोकसभा में आया, पहले 1/4 लोगों ने इसके ऊपर क्या कर दी, सहमति दे दी। सहमति देने के बाद क्या है, वहां के सदस्यों के पास वोटिंग के लिए जाएगा। वोटिंग के दौरान यदि 3/4 भाग से उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया तो अब महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा, यह प्रस्ताव किसके पास जाएगा, राज्यसभा में। देखिए पहले लोकसभा ने पास किया, अब कहां जाएगा, राज्यसभा में। इसके लिए 14 दिन का समय होगा। कितना, 14 दिन का समय होगा। अब 14 दिन के अंदर अंदर क्या है, राज्यसभा में वो महाभियोग का प्रस्ताव पहुंच जाएगा। ठीक है, अब राज्यसभा में भी क्या होगी, उस बिल के ऊपर या उस महाभियोग के ऊपर दोबारा वोटिंग होगी। यदि यहां पर भी 3/4 चौथाई भाग से उसको पास कर दिया जाता है या 3/4 सदस्य उसके ऊपर क्या है, सहमति दे देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसके ऊपर महाभियोग पूर्ण हो गया। ठीक है ना। और ऐसा होने के बाद उस राष्ट्रपति को अपने पद को त्यागना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये होती है हमारी महाभियोग की प्रक्रिया। एक चीज और देखिए साथियों, जब लोकसभा से राज्यसभा में महाभियोग जा रहा है, इस दौरान क्या है कि राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि किसी एक विशेष मुद्दे को या किसी एक विशेष बात को लेके महाभियोग आता है। ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ी अभी बैठे बैठे मन में आया चलो क्या करें, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा देते। इतना आसान तो नहीं है ना, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों इसके ऊपर अपने 3/4 मत को देंगे और उसी के बाद क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी। और उस दौरान राष्ट्रपति को क्या है, पूर्ण अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने पक्ष को या अपनी बात को लोगों के सामने या वहां स्थित जो सदस्य हैं उनके सामने रख सके। ओके, तो हमने आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया को देख लिया कि महाभियोग किस तरह से आएगा। और कमेंट सेक्शन के लिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि प्रधानमंत्री को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल हमारा क्या बात बोलता है। आर्टिकल नंबर जो 62 है। यदि आर्टिकल नंबर 62 पे नजर डाली जाए, 62 नंबर आर्टिकल पे, तो इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है, खाली हो जाता है, तो उसके बाद चुनाव करवाने का समय, चुनाव कराने का समय। तो इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूं साथियों कि 6 महीने का समय दिया जाता है। कितना, 6 महीने का समय है। इन 6 महीनों के दौरान क्या है, दोबारा राष्ट्रपति को चुनना पड़ता है। ओके, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 63 की बात करें, 65 की, 63 नहीं 65, यानी आर्टिकल नंबर 65 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 65 यह बात बताता है कि यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति का कार्य, किसका, उपराष्ट्रपति का कार्य या उपराष्ट्रपति किस तरह से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे, यानी उपराष्ट्रपति का कार्य किस रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य को दर्शाता है। ओके, तो ये बात कौन बताता है, हमारा आर्टिकल नंबर 65 बताता है। यदि मैं आर्टिकल नंबर 71 की तरफ जाऊं तो ये क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो मामले हैं या कोई भी समस्या पैदा होती है तो उनके बारे में, उनको किस तरह से हल किया जाए, ठीक है ना, उन चीजों का वर्णन आपको कहां देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 71 के अंदर ये चीजें वर्णित की गई। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा इसमें लोकसभा,
राज्यसभा के सदस्य चुनाव करेंगे, ठीक है ना। मैंने विधानसभा की बात की कि विधानसभा के सदस्य इसके अंदर वोटिंग करेंगे, तो इन सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा, कौन सा मत मूल्य, वोटों की मूल्य क्या रहना चाहिए, वो चीज हमें बताता है, ठीक है ना। कौन इसमें चुनाव या कौन भाग नहीं लेगा, कौन भाग नहीं लेगा, इन चीजों से मामला कहां आ जाता है 71 की तरफ। इसके अलावा अनेक बार यह मुद्दा उठा हमारी संसद के अंदर कि राष्ट्रपति यदि प्रथम नागरिक है तो इसको क्या देनी चाहिए, वास्तविक शक्ति देनी चाहिए, ठीक है ना। पर क्यों नहीं दी वास्तविक शक्ति? हमने पहले ही जिक्र किया कि राष्ट्रपति मनोनीत होता है, चुना नहीं जाता, मतलब जनता इसका चुनाव नहीं करती, ठीक है ना। अब बात यह उठ सकती है कि जनता क्यों नहीं चुनती? आप जनता को बोलिए, वो वोट करेंगे। जब वो पंच के लिए, सरपंच के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, इन सब के लिए अगर वो वोटिंग कर सकते हैं, तो क्या वो राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करेंगे? जनता को कहा जाएगा तो बिल्कुल करेंगे। तो संसद ने हमारे क्या कहा कि हम ऐसा नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? कारण है इसका। देखिए, मान लिया राष्ट्रपति को भी चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव, तो ऐसे में क्या है, दोनों जनता द्वारा चुनकर आ रहे हैं, तो ऐसे में आपसी टकराव होगा। टकराव क्यों होगा? टकराव होने का सीधा सा कारण होगा कि प्रधानमंत्री कहेगा मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है, राष्ट्रपति कहेगा मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है, जबकि दोनों जनता द्वारा चुने जा रही है। तो ऐसे में हमारे संविधान ने क्या कहा कि सिर्फ एक को ही जनता चुनेगी। एक को कौन चुनेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य इनको चुनने का काम करेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, इस पे खर्च काफी ज्यादा आता है। अभी खर्च जाएगा कहां से? भारतीय राजकोष से जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, देश को ही नुकसान है। एक तो हम दो लोगों को समान पावर देके उनमें आपसी टकराव पैदा कर रहे हैं, दूसरे देश का खर्च बढ़ा रहे हैं। तीसरा समय भी काफी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। समय अवधि क्या होती है, काफी ज्यादा रहती है। तो इस तरह से क्या है कि राष्ट्रपति को किस तरह से चुना जाएगा, इनसे संबंधी अगर कोई मामला पैदा हो जाता है तो उस मामले की वर्णन कहां देखने को मिलेगा? हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 71 या 71 के अंदर इसके बारे में आपको वर्णन भली भांति देखने को मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 72 में कि आर्टिकल नंबर 72 क्या बात बोलता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति के पास शक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन सी पावर इनको दी गई है भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल नंबर 72 में चलते हैं। 72 नंबर आर्टिकल नंबर 72 क्या बात बोलता है? यह बताता है क्षमादान के बारे में। किसमें? क्षमादान, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है किसी को। उदाहरण स्वरूप मैंने मान लिया सुप्रीम कोर्ट, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा देता है, ठीक है, फांसी दे दी या आजीवन कारावास की सजा सुना दी, उम्र कैद, ठीक है ना, उम्र कैद। तो ऐसे में क्या है, राष्ट्रपति यदि चाहे तो इसकी सजा को कम कर सकता है। हो सकता है इसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दे,
हो सकता है इसको माफ भी कर दे। यह अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। यदि कि इसको उम्र कैद हुई है तो हो सकता है इसकी सजा को भी कम कर दे, हो सकता है इसको माफ कर दे। ठीक है ना। तो ये क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो क्षमा कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के मामलों में दखल दे सकता है। ठीक है ना। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में दखल अंदाजी करेगा, पर कुछ चुनिंदा, देखिए यहां पे अगर ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई फांसी को माफ कर रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के मामलों में क्या कर रहा है? दखल अंदाजी ही कर रहा है, तो दखल दे सकता है। देखिए इसके अलावा सेना द्वारा दी गई सजा, देखिए मान लिया जो सैनिक कोर्ट होता है, सैनिक कोर्ट किसी को दोषी करार देता है, उसको कोई सजा देता है। वो सजा कोई भी हो सकती है, इनमें से उम्र कैद हो सकती है, फांसी हो सकती है, हो सकता है 10 साल की हो, 15 साल की हो, 20 साल की सजा हो। तो उस सजा को भी क्या कर सकते हैं? ये कम कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? उनको माफ भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए सेना से तो सीधा सा ताल्लुका जुड़ता है कि सेना का अध्यक्ष कौन है, मुख्य अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन होता है? खुद राष्ट्रपति होता है। जो भारतीय तीनों सेना है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। खुद उनकी पावर को अपने नियंत्रण में रखता है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, चाहे वो सेना द्वारा दी गई कोर्ट, सैनिक कोर्ट द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनके द्वारा दी गई सजा हो, उनको क्या कर सकता है? ये क्षमादान कर सकता है, माफ कर सकता है। ये बात कौन बोलता है? हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 72 बात बोलता है। ओके, तो ये क्या हो गई? एक तरह से शक्ति हो गई राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति उनके पास रहेगी। चलिए अगले इनके आर्टिकल देख लेते हैं। अगले आर्टिकल इनके बारे में क्या बात बोलते हैं। चलिए देखिए आर्टिकल नंबर, यदि मैं 74 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 74 क्या बात बोलता है? तो ये क्या है? जो मंत्री परिषद होता है, कौन? मंत्री परिषद होता है, इसको क्या दे सकता है? परामर्श दे सकता है। इनको परामर्श दे सकता है, वह इनको सहयोग भी करता है। क्या करता है? सहयोग भी प्रदान करता है। देखिए मंत्री परिषद, इसके अंदर जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है या प्रधानमंत्री है। देखिए मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। तो इनको अनेक मामलों पे परामर्श कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। ठीक है ना। और इनको सहयोग भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री इनको सहयोग करने का काम करेगा। तो ये शक्ति भी किसके पास रहेगी? आर्टिकल नंबर 74 के तहत क्या है? राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। ठीक है ना। यदि मैं राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करूं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को हमारे संविधान ने बिल्कुल शक्तियां नहीं दी। कई तरह की शक्तियां प्रदान की, जैसे कार्यकारी की शक्ति, कार्यकारी शक्तियां प्रदान होती है। ठीक है ना। कार्यकारी शक्तियों की बात करें, जैसे कि वो कई तरह के नियम बना सकता है, नियमों को स्थगित करवा सकता है, नए बिल को ला सकता है। ओके, इसके अलावा विधायी शक्ति होती है। इसके अलावा बात करें विधायी शक्ति के अलावा तो वित्तीय शक्ति होती है। वित्तीय शक्ति भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि किस तरह का बजट आएगा, आम जनता के लिए क्या रखना चाहिए। ठीक है ना। सेना को उस बजट में कितना देंगे। यदि राष्ट्रपति को जो बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा, यदि वो सही नहीं लगता तो वो क्या है? मंत्री परिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
वीटो पावर का यूज करके वो अपने पास रख सकता है। वित्त मंत्रालय को या वित्त मंत्रियों को क्या है, परामर्श दे सकता है कि आपको इसके अंदर क्या है, किस तरह के बदलाव करने चाहिए। इसके अलावा न्यायिक शक्ति, कौन सी शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्ति होती है। जैसे अभी हमने बात की, ये दंड को माफ कर सकते हैं, चाहे वो उम्र कैद हो, फांसी हो, ठीक है ना। इसके अलावा कूटनीतिक शक्ति होती है इनके पास, कूटनीति की शक्तियां। कूटनीतिक शक्ति मतलब जो भारतीय खुफिया विभाग होते हैं, विदेशों में जो गुप्तचर होते हैं, उनको मनोनीत करना, उनके पद के ऊपर उनकी नियुक्तियां, तो वो चीजें भी इनके पास आती है, राष्ट्रपति के पास आती है। इसके अलावा छठी बात करें तो इनके पास सैनिक शक्ति। कौन सी, सैनिक शक्ति, यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। यानी जल सेना, वायु सेना, थल सेना की जितनी भी पावर होती है वो किसके अंडर आती है, राष्ट्रपति के पास आती है। ओके, और इसके अलावा जो सातवीं होती है इनकी आपातकाल की, कौन सी, आपातकाल की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति लगाना, राष्ट्रपति शासन लगाना, या राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, वित्तीय आपातकाल लगाना। तो ये तीनों आपातकालीन शक्तियां किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पद के अंदर निहित होती है। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो अनेक तरह की राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है। मुख्य रूप से हमने 6-7 का देख लिया। कौन सी, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीति की शक्ति, सैनिक शक्ति और आपातकाल की शक्ति। ये मुख्य रूप से जो 6-7 का हमने जिक्र किया, ये शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास रहेगी। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 75 क्या बात बोलता है। आर्टिकल नंबर, अगर मैं 75 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 75 की बात करूं, तो यह क्या बात बताता है, यह मंत्री परिषद से संबंधित, किससे, मंत्री जो परिषद होता है इसके संबंधी मामलों के, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है ना, मंत्रियों से संबंधी उनकी नियुक्तियां हो गई, नियुक्ति, उनका त्याग पत्र, उनसे संबंधी, ओके, उनका कार्यकाल, उनका वेतन, तो इन चीजों का वर्णन कहां देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 75 के अंदर ये वर्णित किया गया। ओके, यदि आर्टिकल नंबर 76 की बात करूं कि आर्टिकल नंबर 76 क्या बात बोलता है, तो आर्टिकल 76 क्या है, भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, भारत के महान्यायवादी के बारे में वर्णन करता है, ठीक है ना, कि भारत का महान्यायवादी होगा, इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उन चीजों के बारे में यह बात बताता है। ओके, आर्टिकल नंबर 77 की बात करूं, यदि आर्टिकल नंबर 77 की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन कैसे, किसका, भारत सरकार द्वारा जो भी कार्रवाइयां चल रही है उन कार्यवाही का संचालन कैसे होगा, इस चीज का वर्णन कौन करता है, आर्टिकल नंबर 77 करता है। ओके ओके, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 78 की बात करें कि आर्टिकल नंबर 78 क्या बात बोलता है, तो यह राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व को बताता है। मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करेगा, सूचना देगा, क्या देगा, सूचना। मतलब प्रधानमंत्री कोई भी कार्य करता है तो उसके बारे में क्या है, वो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करे। ये पावर कौन देता है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 78 जो है ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना। ऐसे में क्या है कि मान लिया प्रधानमंत्री कोई बिल लेके आता है, ठीक है, मान लिया प्रधानमंत्री क्या हो गया, कोई बिल लेके आया संसद, वो बिल भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास विचार के लिए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 78 ये बात बोलता है, क्या बात बोलता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा। तो
तो ऐसे में क्या है, वो अपनी वीटो पावर का यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? वीटो जो पावर होती है इसका प्रयोग कर सकता है। अब देखिए वीटो पावर होती क्या है, वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब होता है मैं इनकार करता हूं। क्या होता है? वीटो का मतलब होता है मैं इनकार करता हूं। ये वीटो पावर किसी चीज से संबंधी हो सकती है, किसी साधारण बिल से संबंधी हो सकती है, हो सकता है वो वित्त को लेके हो, ठीक है ना, हो सकता है किसी दूसरे मामले को लेके वो वीटो पावर अपनी प्रयोग कर सकता है। तो वीटो पावर कई तरह के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, जैसे अत्यधिक वीटो पावर। अत्यधिक वीटो पावर की अगर मैं बात करूं तो ये वीटो पावर वो होती है जिसके अंदर राष्ट्रपति की मंजूरी बगैर वो कार्य नहीं किया जा सकता। अब जब भी राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का यूज करता है तो इसमें कई तरह के मामले आते हैं। कई तरह के मामले कौन से आते हैं? जैसे मैंने मान लिया कि वो अपनी वीटो पावर, जैसे पॉकेट वीटो पावर होती है। कौन सी होती है? पॉकेट वीटो पावर। उन्होंने अपनी पॉकेट वीटो पावर का यूज किया। अब पॉकेट वीटो पावर के दौरान क्या होता है कि जो प्रस्ताव इनके पास आया उस प्रस्ताव को ये अपनी जेब में डाल लेते, ठीक है ना। अब एक निश्चित समय होता है उसका, यदि उस निश्चित समय के दौरान, एक मिनट साथियों पानी पी लेता हूं। जैसे वीटो पावर की बात कर रहे थे कि एक निश्चित समय के लिए वो पावर होती है। राष्ट्रपति ने वो प्रस्ताव अपनी जेब में डाल दिया, न तो उसको पुनर्विचार के लिए भेजा। देखिए राष्ट्रपति के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी प्रस्ताव को पढ़ने के बाद संसद के पास क्या है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पुनर्विचार की स्थिति में भी एक और स्थिति पैदा हो जाती है। मान लिया पुनर्विचार के लिए भेज दिया, अब पुनर्विचार के बाद भी संसद में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो उसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को मानने के लिए बाधित है, उसे वो मानना पड़ेगा, उसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब हम बात कर रहे थे कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मान लिया पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा, जेब में रख लिया, तो एक निश्चित समय तक यदि वो दोबारा प्रस्ताव संसद में नहीं गया तो उसको क्या है, प्रस्तावित मान लिया जाएगा। देखिए एक तरफ हम प्रथम नागरिक की बात करते हैं, यहां देखा जाए तो राष्ट्रपति की पावर वीटो की होती जरूर है, जो कि ना जैसी होती है। क्यों? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, संसद अगर उसमें कोई संशोधन किए बगैर वापस राष्ट्रपति को देगी तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाधित है। पॉकेट वीटो पावर का यूज करेगा तो वो एक निश्चित समय के लिए जरूर अपने पास उस बिल को रख सकता है, अपने निर्णय को क्या रख सकता है, संभाल के रख सकता है। पर कोई निर्णय नहीं देगा तो एक टाइम के बाद क्या संसद उस बिल को क्या मान लेगी, प्रस्तावित मान लेगी या उसको पास मान लेगी, ठीक है ना। तो ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास पावर होते हुए भी पावर न जैसी बात नजर आती। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं इनके आर्टिकल नंबर 85 की। देखिए 78 के बाद क्या है, 85 का नंबर आता है। ओके बीच वाले राष्ट्रपति के लिए मुख्य रूप से नहीं है, तो हम बात करते हैं सीधा आर्टिकल नंबर इनके 85 की कि आर्टिकल नंबर 85 क्या बात बोलता है। देखिए यदि बात की जाए आर्टिकल नंबर 85 यानी आर्टिकल नंबर 85 की, कि आर्टिकल नंबर 85 क्या बात बोलता है, ये संसद के सत्र के बारे में बोलता है। किसके? संसद का जो सत्र होता है। देखिए प्रथम जो स्तर होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, उसको क्या है, सत्र को यही आरंभ करवाता है, ठीक है ना। जो सत्रावास होता है या संसद का जो सत्र होता है, सत्र को आरंभ करवाने का काम किसका होगा, राष्ट्रपति का। इसके अलावा वो इसको भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्या अथॉरिटी होती है कि वो चाहे तो संसद के स्तर को क्या कर सकता है, एक निश्चित कारण बता के उसको भंग कर सकता है। ओके इसके अलावा प्रथम जो स्तर होगा वो सत्र भी कौन बुलाएगा,
राष्ट्रपति ही बुलाएगा। यानी प्रथम स्तर किसकी अध्यक्षता में शुरू होगा? राष्ट्रपति की। और जब इसके भंग करने का समय आएगा तो इसको भंग करने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति इसको भंग करने का काम करेगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 111 की, कि आर्टिकल नंबर 111 क्या बात बोलता है। यदि आर्टिकल नंबर 111 की बात करें तो संसद द्वारा पास विधेयकों पे सहमति, इसकी संसद द्वारा पास जो विधेयक है इनके ऊपर सहमति, यानी कि जो विधेयक संसद ने पास किए हैं उनके ऊपर क्या है? राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा। ठीक है ना? यदि नहीं देगा तो वीटो पावर का मामला स्टार्ट हो जाएगा। मान लिया राष्ट्रपति संसद द्वारा जो विधेयक पास हुए उन पे सहमत नहीं है तो वो पुनर्विचार के लिए भेजेगा, वीटो पावर की बात करेगा, संशोधन की बात करेगा, पर अंत में मानना उनको पड़ेगा। पर ये क्या है? उन विधेयकों के ऊपर अपनी सहमति देते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेता हूं आर्टिकल नंबर 112 की। राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल नंबर 112 क्या बात बताता है? तो ये संघीय बजट के बारे में बताता है। किसकी? संघीय जो बजट होता है, इस बजट के बारे में संबंधी पावर कौन देता है राष्ट्रपति को? आर्टिकल नंबर 112 देता है। ओके, चलिए आगे बात कर लेता हूं आर्टिकल नंबर 123 की। आर्टिकल नंबर 123 क्या बात बताता है? तो ये राष्ट्रपति को अध्यादेश, कौन सा? अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि राष्ट्रपति कहां कहां किन किन चीजों पे अध्यादेश जारी कर सकती है, इस बारे में किसमें वर्णन किया गया है? आर्टिकल नंबर 123 में बताया गया है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 143 की, कि आर्टिकल नंबर 143 क्या बात बोलता है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति। किसको? इस बार देखिए, पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह ले रहा था, अब राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का है, इससे क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। इसका वर्णन कौन करके देता है? हमारा आर्टिकल नंबर 143 इसके बारे में वर्णन करता है। ये मुख्य रूप से वो आर्टिकल थे। ठीक है ना? अब अंतिम जो राष्ट्रपति का टॉपिक रहा है, देखिए हमने राष्ट्रपति की नियुक्ति देख ली, राष्ट्रपति होगा क्या, किस तरह की शक्तियां रहेगी, हटाना कैसे है, इनके पद की रिक्त होने की स्थिति में क्या करना है, क्षमादान के बारे में हमने देख लिया, शपथ के बारे में देख लिया, महान्यायवादी देख लिया, संघीय बजट देख लिया। अब देख लेते हैं इनकी आपातकालीन शक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति के पास किस तरह की आपातकालीन शक्तियां होती है। या मैं कहूं, यदि देश में कहीं भी राष्ट्रपति जो शासन लगता है, देखिए लगभग सभी राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आप कमेंट सेक्शन में बताना हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था, डेट बतानी है। ओके, बता देता हूं, 3 बार लगा था। वो तीनों बार कौन कौन से सन थे उनके बारे में आपको बताना है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने के कारण मेरे साथी बोर होने लगे ना। देखिए आज हम इसको विस्तृत जानने की मैंने आपको बात कही थी, यूपीएससी प्री की बात मैं कर रहा था साथ में, इसलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा मैंने लंबा मैंने नहीं किया, हो जाता है, क्योंकि संविधान में लिखा इतना कुछ है अपने राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है ना? न चाहते हुए भी क्या है, ये चीजें गहराई में चली जाती है। ठीक है ना? चलिए अब बात कर लेते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 352 की। आर्टिकल नंबर 322, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, यदि आपको इंदिरा गांधी का समय याद आ रहा, तो इंदिरा गांधी के समय में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी।
ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा कौन? लगाने का काम किसका होगा? राष्ट्रपति का। किस आर्टिकल के तहत लगाएगा? 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है ना। ये कब लगती है? ये राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाते हैं जब देश के अंदर अंदरूनी सुरक्षा का मामला गड़बड़ा गया, मतलब गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई हो, विदेशी आक्रमण की स्थिति पैदा हो गई हो, या गृह युद्ध शुरू हो गया हो। ऐसे में क्या करते हैं? राष्ट्रपति सारे पावर अपने हाथ में लेते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है। ओके, 356 की बात कर रहे थे आर्टिकल में। इसमें क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें, जैसे मान लिया किसी राज्य में विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। अब विधानसभा में क्या हुआ? दो विपक्ष पार्टियां हैं, एक ए है एक बी है, चलो एक और मान लेते एक सी है, 3 है। तीनों में से कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाई। अब संविधान तो यह बोलता है कि जब तक बहुमत नहीं तब तक आप सरकार नहीं बना सकते। अब बहुमत लेने के लिए क्या काम करेंगे? गठबंधन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अब गठबंधन इनमें हो नहीं पाया, तो क्या तब तक राज्य की सारी व्यवस्था को रोक दिया जाएगा? नहीं, एक निश्चित समय देंगे तीनों पार्टियों को कि आप अपने बहुमत को सिद्ध करिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पे कौन सा शासन लगा देंगे? राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। उसके बाद उस राज्य के जितने भी निर्णय हैं वो कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। जैसे बात करूं अपनी मैं यूटी की, अपने केंद्र शासित प्रदेशों के, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ के बाकी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी देखरेख का कार्य, उनकी डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का, वो सारा कौन देखता है? राष्ट्रपति ही देखते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 360, वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। देखिए आर्टिकल नंबर 360 क्या बताता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कैसा होगा। मतलब भारत सरकार के पास अब धन नहीं रहा, तो वो स्थिति कैसी होगी? वित्तीय आपातकाल की हो। भारत में आज तक आजादी के बाद 1947 से लेके आज तक कभी भी भारत में क्या है? वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ठीक है ना। एक बात और बता दूं साथियों, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और इनसे कुछ अलग फैसिलिटियां भी दी जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लिया भारत में वित्तीय आपातकाल लग गया, वित्तीय आपातकाल के दौरान देश के पास निश्चित धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे में क्या है? जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी की जो सरकारी सैलरी आती है उस सैलरी में कटौती की जा सकती है और उनको रोक भी दी जा सकती है एक समय के लिए। पर राष्ट्रपति की सैलरी फिर भी नहीं रुकती है। इनको जितनी सैलरी दी जाती है, जितनी इनकी तनख्वाह होती है, वो तनख्वाह इनको मिलती रहती है, ठीक है ना। यदि ये अपना शासनकाल भी पूरा कर ले, जैसे 5 साल इन्होंने पूरे कर लिए, उसके बाद भी क्या है? जो इनको फैसिलिटीज, यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं, मोबाइल फैसिलिटी की बात करूं, हाउस फैसिलिटी की बात करूं, तो वो सारी सुविधाएं इनकी एज इट इज बनी रहती है और रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। और यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो इनकी विधवा को इनकी आधी सैलरी फिर भी मिलती रहती। ओके, तो इस तरह से हमने जितनी भी राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन चीजों को हमने जानने की कोशिश की। हमने जितने भी आर्टिकल थे, यानी 52 से लगे और 360 तक जितने भी संविधान के अंदर राष्ट्रपति के बारे में वर्णित थे, उनको हमने एक एक करके स्टडी करने का काम किया। उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। विश्वास रखिए साथियों, इससे बाहर राष्ट्रपति में कुछ नहीं जाने वाला। ओके, तो
हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो जरूर बनता है साथियों, करना न भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे आज के लेक्चर में अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।